नमस्कार मित्रों, इतिहास की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम राजस्थान के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत आज हमारा खानवा का युद्ध चलेगा, लेकिन उससे पहले हमने जो पिछली कक्षाओं में पढ़ा है उसका एक बार हम सरसरी निगाह से एक बार मैं आपको उसका रिवीजन करवा देती हूँ, जिससे कि ये सब चीज़ें हम एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ पाएँ। क्योंकि पिछला वीडियो अभी देखना आपके लिए संभव नहीं होगा। वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि इस कक्षा में ही आपको सब चीज़ें याद हो जाएं। इतिहास से रिलेटेड हर क्वेश्चन का जवाब आप फटाफट दे पाएं। तो देखो, सबसे पहले हमारे यहाँ पर मेवाड़ का इतिहास हुआ है, जिसको विश्व का सबसे पुराना इतिहास के रूप में मेवाड़ के शासकों की उत्पत्ति विदेशी जाति से कर्नल जेम्स टोड ने बताई थी। और वैसे ही इसमें जो दो प्रमुख शाखाएं हुई थी, एक तो थी रावल और एक थी सिसोदिया। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो रावल को और क्या कहा गया, यहाँ पर गोहिल भी कहा गया। ठीक है, तो इनके जो पहले शासक थे, सबसे पहले कौन थे? बप्पा रावल या काल भोज को माना है। ठीक है, और इन्हें सूर्यवंशी के नाम से भी जाना जाता है, मैंने आपको बताया था। और एकलिंग नाथ जी के दीवान के रूप में इनके शासक चलते, इनका जो शासन चलते थे। जैसे पहले आए जैत्र सिंह ने 1210 से 1252 तक थे, और इनके समकक्ष दिल्ली में जो सल्तनत थी उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। 1206 से 1226 तक सबसे पहले तो कौन थे? गुलाम वंश था। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक थे 1206 से 1210। फिर इल्तुतमिश आए 1210 से 1236। फिर खिलजी वंश आया, है ना, जलालुद्दीन खिलजी आए। ठीक है, 1290 से 1296, है ना। और फिर एके आया। एके का पता ही है आपको, कौन है एके? बताइए, एके कौन है? 1296 से 1316 तक एके आए। फिर उसके बाद में हमारा तुगलक वंश आया। तुगलक वंश के अंतर्गत 1325 से 1351 तक चला। फिर सैयद वंश आया और फिर लोधी वंश आया। ठीक है, अब इस तरह से जैत्र सिंह के समय में दिल्ली का जो शासक था वह इल्तुतमिश था, तथा जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य में भूतेला का युद्ध हुआ, है ना। भूतेला का युद्ध लड़ा गया, और यह युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? 1222 से लेकर 1227 तक लड़ा गया, जिसमें जैत्र सिंह की विजय हुई और इल्तुतमिश ने जैत्र सिंह की राजधानी नागदा को नष्ट कर दिया। जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर लिया। और इस युद्ध की जानकारी जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मर्दन व उदयपुर से प्राप्त चिरवा अभिलेख से इसका हमको पता चलता है। सती प्रथा भी चिरवा अभिलेख से ही प्राप्त हुए। जैत्र सिंह के काल में अर्थोनियुक्ति व पाश्विक वृत्ति नामक पुस्तकों की रचना की गई थी। और दूसरे जो इसके अंतर्गत आए हुए थे तेज सिंह 1252 से 1268 तक, और इनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। केवल इनके शासन काल में केवल एक मेवाड़ चित्र शैली का यहाँ प्रतिपादन हुआ, जो कि जिस ग्रंथ का नाम था श्रवण प्रतिकर्म सूत्र चूर्णी था, है ना। और इसमें जो चित्रकार थे वे कमल चंद्र थे। इसके चित्रकार कौन थे? कमल चंद्र थे। इसके बाद में समर सिंह आए 1268 से 302 तक, और फिर इसके बाद 302 से 303 में रतन सिंह आए। और जो हमारे समर सिंह थे उनके द्वारा कर्ण शर्षा बघेल तथा कर्ण शर्षा बघेल के मंत्री माधव उल्लुक खां को गुजरात आक्रमण हेतु बुलाया गया, तथा गुजरात से लौट रही अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी, एक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, समर सिंह के द्वारा किया गया। और इस तरह से इन्होंने क्या कर दी, यहाँ पर इन्हें क्या कर दिया गया, इनके द्वारा यहाँ पर किसको छेड़ दिया गया? जो इल्तुतमिश जो एके था अलाउद्दीन खिलजी को समर सिंह के द्वारा छेड़ दिया गया। फिर अगले जो शासक बने वे रतन सिंह बने 1302 से 1303 में ही, बस इतने से ही वे उन्होंने साल भर में ही उन्होंने शासन किया। इसकी जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है? अमीर खुसरो की पुस्तक अजवाइन उल फतह से मिलती है। ऐसे ही मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत से मिलती है ना, और पद्मनी चरित्र से मिलती है। लंबोदय की पुस्तक, इनके लेखकों के नाम जरूर याद रखना भाई। ठीक है, हेमरत्न की पुस्तक गोरा बादल सिताई से मिलती है, तथा नारायण दास की पुस्तक सिताई वार्ता से भी मिलती है। ठीक है, रत्न सिंह की पत्नी का नाम पद्मनी था। पद्मनी श्रीलंका की राजकुमारी थी। पद्मनी के पिता का नाम गंधर्व सेन था और माता का नाम चंपावती था, और तोते का नाम था हीरामल। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ आक्रमण के कारण समर सिंह के अब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण क्यों किया था? एक तो समर सिंह के द्वारा क्या वसूला गया? कर वसूला गया। एक साम्राज्यवादी नीति थी, है ना। और चित्तौड़ दुर्ग का महत्व था। और मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी
पद्मावती से विवाह भी करना चाहते थे, उन्हें प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए भी उन्होंने आक्रमण किया, है ना। इसके अंतर्गत गोरा और बादल मारे गए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 को चित्तौड़ पर आक्रमण किया और ये 8 महीने तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर इन्होंने घेरा डाले रखा, जिसके अंतर्गत गोरा बादल मारे गए। रानी पद्मनी ने जौहर किया तथा 1303 की घटना मेवाड़ का प्रथम शाखा कहलाई तथा एके ने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग था उसका नाम क्या रख दिया था, खिजराबाद रख दिया था। ठीक है, केसरिया, जौहर और शाखा तीनों और बामासा तीनों हुए थे। केसरिया तो वे होते हैं कि राजपूत शासक लड़ते हुए अपने प्राणों को स्वयं त्याग दें, वो तो होता है केसरिया। जौहर होता है कि वे स्त्रियां राजपूत स्त्रियों के द्वारा अपने प्राणों का त्याग करना, है ना, अग्निकुंड में समा जाना ऐसे। और शाखा क्या होता है, केसरिया और जौहर जो दोनों एक साथ होते हैं वो शाखा कहलाते हैं। बामासा क्या होता है, वह स्थान जहाँ शाखा किया जाता है। फिर इसके बाद हमीर सिसोदिया जी आए, वो 1326 से 1364 तक। इन्हें क्या कहा गया, इनको उपाधि दी गई विषम घाटी पंचानन, अर्थात विषम परिस्थितियों में भी अडिग रहने वाले। ठीक है, ये एक लिंग महात्म्य के प्रथम अध्याय राजवर्धन की रचना महाराणा कुंभा के द्वारा की गई थी तथा इस राज्य में हमीर सिसोदिया को वीर राजा भी कहा गया था। और इसके पश्चात हमीर सिसोदिया के पश्चात जो हमारे अगले शासक हुए वे थे क्षेत्र सिंह। 1364 से 1382। क्षेत्र सिंह का जो कार्यकाल मेवाड़ के शासकों का मालवा के साथ में संघर्ष शुरू हुआ। क्षेत्र सिंह को दासी पुत्र चाचा व से क्षेत्र सिंह के 2 पुत्र थे, दासी पुत्र 2 थे, वे चाचा और मेरा थे। लक्ष्य सिंह 1282 से 1421 राणा लाखा थे, दरबारी कवि थे तथा वे धनेश्वर स्वयं पर राणा लाखा के काल में जावर की चांदी की खान भी निकली थी जावर में तथा लाखा के काल में ही पिच्छू नामक बंजारे के द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया था तथा मारवाड़ के शासक राव चूड़ा ने रणमल के स्थान पर राव कान्हा को मारवाड़ का शासक बना दिया। अतः राजमल ने अपनी बहन हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव राणा लाखा के पुत्र कुंवर चूड़ा के लिए भेजा, लेकिन विवाह किसके साथ हो गया था, राणा लाखा के साथ विवाह हो गया था। और लास्ट में इन्होंने क्या कहा था कि जो मेरी पुत्री से जो भी संतान होगी, अर्थात हंसाबाई से जो भी संतान होगी वही इस राज्य की क्या बनेगी, इस राज्य की शासक बनेगी। तो ऐसा कहकर के जो कुंवर चूड़ा थे उन्होंने प्रतिज्ञा दे दी थी कि बिल्कुल सही है, आप जैसे ही आप तो वे मेवाड़ के क्या कहलाए, भीष्म पितामह, मेवाड़ के भीष्म पितामह कहलाए। तथा मोकल के शासक बनने पर कुंवर चूड़ा मांडू चले गए थे। मोकल कौन थे, लक्ष्य सिंह के पुत्र थे। 1421 से 1433 तक इनका कार्यकाल रहा। मोकल 12 वर्ष की आयु में ही शासक बन गए। मोकल के संरक्षण में कुंवर चूड़ा 21 वर्ष तक बने रहे और हंसाबाई के द्वारा संदेह किए जाने के कारण चूड़ा वहां से मांडू चले गए। मोकल की हत्या चाचा व मेरा के द्वारा कर दी गई और मोकल ने समसिद्धेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण, मरम्मत इत्यादि करवाई। अब महाराणा कुंभा पर आ गए थे हम। अब महाराणा कुंभा को हमने थोड़ा सा पढ़ा था, उसके पश्चात कल के लिए छोड़ दिया था। ठीक है, ये क्या, इनको बहुत सारी उपाधियां प्राप्त थी। ये संगीत युद्ध किया करते थे, सारंग, व्यास, कला, करार तथा कलम के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी उपाधि थी राणो रासो। साहित्यकारों का ये आश्रयदाता थे, है ना। जब किसी व्यक्ति या वंश की उपलब्धियों का वर्णन महाकाव्य के रूप में किया जाए तो उसे रासो कहा जाता है। ठीक है, छाप गुरु, भाल गुरु, है ना, अभिनव भारताचार्य, हिंदू सुल्तान, नरतोष्ट, अश्वपति इत्यादि इनके पास में उपाधियां थी। इनके जो प्रमुख ग्रंथ थे वे थे संगीत राज मीमांसा, है ना, संगीत मीमांसा, सूट प्रबंध, कामराज, हरवर्तिका और संगीतकार तथा चंडी शतक इतिहासार। कुंभा के द्वारा रसिक प्रिया नामक पुस्तक की रचना की गई। महाराणा कुंभा की माता का नाम सौभाग्य देवी था। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था, 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ तथा यह महाराणा कुंभा के द्वारा महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा लड़ा गया। इसमें महाराणा कुंभा की विजय हुई और विजय के उपलक्ष्य में क्या करवा दिया था, कल हमने विजय स्तंभ का निर्माण कर ही लिया था। ठीक है, उसमें क्या बताया था, क्या किया था अपन ने, उसमें कितनी मंजिलें थी, टोटल कितने फीट का था, कितनी सीढ़ियां थी, टोटल ऊंचाई थी इसकी 122 फीट और चौड़ाई थी 30 फीट, सीढ़ियां थी 157 और 9 मंजिल का यह भगवान विष्णु को समर्पित इनके द्वारा विजय स्तंभ बनाया गया था। फिर इनके द्वारा जैन कीर्ति स्तंभ भी बनवाया।
ठीक है। और वो क्या थे, ऋषभ देव को समर्पित था। जैनियों के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव को समर्पित था। अब देखो पहले तो थे ऋषभ देव, और 22वें आदित्य नेमी या नेमिनाथ, और 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ थे। ठीक है। आवल बावल की संधि हुई 1453 में। यह संधि राव जोधा व राव कुंभा के मध्य हुई तथा इस संधि का केंद्र क्या रहा, सोजत रहा। ठीक है। इस संधि के मध्य में मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा निर्धारित की गई। फिर चंपानेर की संधि हुई 1456 में। यह संधि मालवा के शासक महमूद खिलजी एवं गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के मध्य हुई। कुंभा ने 1457 में इन दोनों को बदनौर के युद्ध में पराजित किया। कटारगढ़ मेवाड़ की आंख थी। यह महाराणा कुंभा का निवास स्थान था। कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदा के द्वारा की गई थी। महाराणा कुंभा ने राजस्थान में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। वीर विनोद के अनुसार कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के सम्मान में बनवाया था, जिसके शिल्पी कौन थे, मंडन थे। मंडन गुजरात का निवासी था तथा राजवल्लभ, राजप्रसाद तथा देवी मूर्ति प्रकरण इत्यादि इसके अंतर्गत थे। ठीक है। कुंभा के द्वारा अचलगढ़, बांसलगढ़ दुर्ग, भोमर दुर्ग का भी निर्माण करवाया गया तथा महाराणा कुंभा ने एकलिंगनाथ जी के मंदिर का भी निर्माण करवाया। कुंभा के द्वारा कैलाशपुरी में विष्णु मंदिर बनवाया तथा बदनौर में कुशल माता का मंदिर का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया। कुंभा के काल में ही रजकपुर के रणकपुर के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण भी करवाया। अब हम चलते हैं, हमारे टॉपिक पर आते हैं। देखिए आपका थोड़ा सा टाइम तो आपको लगा, लेकिन इसके अंतर्गत मैंने आपको इसलिए ये इतना थोड़ा सा इसलिए बता दिया क्योंकि हमेशा इतिहास को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए यदि आप पढ़ते हो तो आप बिल्कुल बहुत ही आसानी से सारे उत्तरों को खोज सकते हो। अभी अपने पास में समय है, इसलिए हम इसको इस तरह से थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं। अब कुंभा स्वयं क्या थे, बहुत बड़े विद्वान थे। कुंभा के दरबार में मंडन के भाई नापा भी रहते थे और नापा के द्वारा वस्तु मंजरी नामक पुस्तक की रचना की, है ना। मंडन के पुत्र गोविंद का भी कुंभा के दरबार में ही निवास स्थान था। उन्होंने द्वार दीपिका नामक पुस्तकों की रचना की और एक उद्धार धारिणी और उदयकरण हुए। इसके बाद में उदयकरण 1400 उदा, है ना। महाराणा कुंभा के बाद कौन हुए, उदा, जो कि अपने पिता को मार करके उनके स्थान पर क्या बन बैठे थे, शासक बन बैठे। फिर आए रायमल 1473 से 1509। रायमल का विवाह जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी से हुआ। श्रृंगार देवी ने चित्तौड़गढ़ में दोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। रायमल के काल में राम शंकर इत्यादि, है ना। और इसको क्या, अब इसमें क्या था, अब अपने राणा सांगा आ गए। ठीक है। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया, परंतु यह बात सत्य नहीं थी क्योंकि इस समय राणा सांगा एक शक्तिशाली शासक था। सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली व बांडी के युद्ध में पराजित किया। इसके अलावा राणा सांगा ने गागरोन के युद्ध में महमूद खिलजी सेकंड को भी पराजित किया। वास्तव में पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी स्वयं भारत का शासक बनना चाहता था, इसलिए दौलत खां ने ही बाबर को आमंत्रित किया। राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित किया था और बयाना के दुर्ग पर अधिकार किया तथा इस युद्ध के बाद में सांगा लगभग 1 महीने तक भूसावर में ही रहे, जो कि सांगा की क्या मानी गई, भूल मानी गई कि ये सांगा की भूल थी। अब देखो क्या हुआ, खानवा का युद्ध हुआ। कब हुआ, 17 मार्च 1527 को। देखो बहुत ध्यान से पढ़े क्योंकि खानवा का युद्ध अपने लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब देखो खानवा वर्तमान में कहाँ है, भरतपुर में। वर्तमान में खानवा कहाँ है, भरतपुर में। वर्तमान में खानवा कहाँ है, भरतपुर में। ठीक है। और रूपवास इसकी क्या है, तहसील है। रूपवास इसकी क्या है, तहसील है। तथा राणा सांगा ने इस युद्ध में पाती पर्वन प्रथा का उपयोग किया। पाती पर्वन प्रथा क्या होती है कि जैसे मान लो खानवा का युद्ध हुआ तो इन्होंने क्या किया, पत्र लिख करके अन्य जो शासक थे, जैसे मेवाड़ के शासक के पास में भेजा, है ना, भरतपुर के शासक के पास भेजा, बीकानेर के शासक के पास में भेजा, है ना, इस तरह से आमेर के शासक के पास भेजा, ईडर के पास भेजा, है ना, मुस्लिम सरदार के पास, जितने भी जो इनके शासक हुए थे उन सभी के पास में पत्र भेजा और उसको इस प्रथा को क्या कहा गया, पाती पेरवन प्रथा का उपयोग इनके अंतर्गत किया गया। इसमें निम्न शासक सांगा के साथ थे। एक तो सादड़ी का झाला अज्जा था, भरतपुर के अशोक परमार थे, बीकानेर के राव कल्याणमल थे तथा मारवाड़ के राव गंगा की ओर से राव मालदेव थे तथा आमेर का पृथ्वी सिंह था, ईडर का भारमल था, मुस्लिम सरदार तथा हसन खां मेवाती थे तथा कर्नल जेम्स
जेम्स टोड के अनुसार जो राणा सांगा थे, राणा सांगा के साथ में एक राजा, 9 राव तथा 104 सरदारों ने इसमें हिस्सा लिया। आप देखो इसको याद रखें। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राणा सांगा के साथ कौन कौन था? एक तो राजा आया है ना, और राव कितने आए? 9 राव आए तथा 104 सरदारों ने इसमें हिस्सा लिया। बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया। बाबर ने इस युद्ध में किसका नारा दिया? जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण की। बाबर के जीत का प्रमुख कारण उसकी तोप व तुगलुमा पद्धति थी। तुगलुमा पद्धति के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो घोड़े होते हैं उनको बहुत ही अच्छे से तोपों के साथ में उनको सजावट करके उनको छुपा दिया जाता है, जिससे कि धोखा देकर सामने वाले को मार दिया जाए। तुगलुमा पद्धति थी। तुगलुमा पद्धति क्या होती है? दुश्मन को आगे व पीछे दोनों ओर से घेर करके युद्ध करना। और उस्मानी पद्धति को भी इसमें इन्होंने शामिल किया। उस्मानी पद्धति क्या थी? तोपों को सजाने की विधि। जैसे मैंने अभी आपको बताई है, तोपों को ऐसे सजा दिया जाता था कि पता ही नहीं चलता था कि इसके पीछे तोपें हैं क्या। ठीक है। और खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने घायल होने के बाद में उनका स्थान झाला अज्जा ने ले लिया तथा सांगा ने बसवा दौसा, सांगा को दौसा लाया गया और राणा सांगा की मृत्यु मध्य प्रदेश की कांची नामक स्थान पर हुआ। राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ में है तथा इसका निर्माण अशोक परमार के द्वारा कराया गया, जबकि राणा सांगा का चबूतरा जो है वो बसवा में ही है तथा इनका निर्माण आमेर के पृथ्वी सिंह के द्वारा करवाया गया। क्योंकि राणा सांगा इतने शक्तिशाली थे कि इन्होंने लास्ट तक भी अपनी हार नहीं मानी और लगातार वे लड़ते रहे जब तक कि उनको ये नहीं हो गया कि अब वो लास्ट में अपनी मृत्यु को जब तक उन्होंने प्राप्त नहीं कर लिया। आप देखिए नेक्स्ट अपन चलते हैं। खानवा के युद्ध के कारण और परिणाम। खानवा के युद्ध के कारण और परिणाम क्या क्या थे? रतन सिंह सेकंड 1528 से 1531। राणा सांगा पत्नी थी इनकी। राणा सांगा की पत्नी क्या थी? राणा सांगा की पत्नी थी धनबाई और पुत्र हुए उनके रतन सिंह सेकंड तथा पत्नी कर्मावती थी और उनके पुत्र 2 हुए विक्रम सिंह और उदय सिंह। अब देखो इनके किस तरह से आपस में किस तरह से इनके युद्ध होते हैं और युद्ध के बाद में कौन शासक बनता है। देखो राणा सांगा के बाद रतन सिंह सेकंड मेवाड़ के शासक बने। कर्मावती अपने पुत्र विक्रमादित्य को मेवाड़ का शासक बनाना चाहती थी। कर्मावती को रणथंबोर का क्षेत्र मिला और वे कर्मावती ने रणथंबोर में अधूरी छतरी का निर्माण करवाया और अपने भाई सूरजमल की सहायता से रत्न सिंह सेकंड की पत्नी सेकंड की हत्या कर दी तथा सूरजमल ने अहेरिया उत्सव का आयोजन किया। अहेरिया शिकार से संबंधित होता है। ठीक है, अहेरिया क्या होता है? शिकार से संबंधित होता है। विक्रमादित्य 1531 से 1536 तक रहे। विक्रमादित्य की माता कर्मावती राजमाता बनी और गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और पहले आक्रमण को कर्मावती के द्वारा विफल कर दिया गया और 1534 में बहादुर शाह ने पुनः आक्रमण किया। अतः कर्मावती ने सैनिक सहायता हेतु हुमायूं को कर्मावती से युद्ध करने का निर्णय लिया तथा इस आक्रमण के दौरान कर्मावती ने अपने दोनों पुत्रों को बूंदी के देवलिया नामक स्थान पर भेज दिया तथा मेवाड़ की जिम्मेदारी प्रतापगढ़ के बाघ सिंह को सौंप दी तथा इस आक्रमण में बाघ सिंह मारा गया और कर्मावती ने जौहर किया और यह घटना मेवाड़ के दूसरे शाखे के नाम से जानी जाती है। अब ये देखो ये किसकी फैमिली थी पूरी? ये राणा सांगा की फैमिली थी। देखो राणा सांगा की कितनी पत्नियां थी? 2 पत्नियां। देखो इसमें अभी बताया ना 2 पत्नियां थी, एक तो धनबाई थी और एक कर्मावती थी। ठीक है, अब धनबाई के पुत्र था रतन सिंह। अब रतन सिंह की जगह कौन बन गया? विक्रमादित्य आ गया, है ना। अब विक्रमादित्य को और इसको दोनों को क्या किया इसने? कर्मावती ने कहाँ भेज दिया? देवलिया भेज दिया और स्वयं क्या हो गई? स्वयं ने जौहर कर लिया और इसको क्या जाना जाता है? दूसरे शाखा के नाम से जाना जाता है। अब इसमें आए कौन आए? बनवीर आए। बनवीर 1 वर्ष के लिए मेवाड़ के शासक बन गए। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी और बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहते थे, परंतु पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान इसके अंतर्गत किया। अब देखो इनका जो उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की और उदय सिंह का पालन पोषण किया हुआ कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा के द्वारा किया गया था, है ना। अब उदय सिंह आए 1537 से 1572 तक इनका कार्यकाल रहा। अब देखिए जो